बड़ी खबर से रूबरू कराता आया है और किसी ना किसी बड़ी हस्ती से मिलाता आया हुआ है। आजकल आप जानते हैं कि किसान आंदोलन पूरे देश में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन बन गया है। एमएसपी को लेकर सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़े हुए हैं किसान, और इस मुद्दे के विश्लेषण के लिए आज हमने बुलाए हुए हैं साथ में बहुत महान समाज सेवी हैं, सर्व ब्राह्मण समाज के प्रधान हैं मटियाला विधानसभा से राजेश पंडित जी। और राजेश पंडित जी अपने आप में एक किसान भी हैं। उन्होंने अपने जीवन को किसान की भूमिका में भी देखा है और साथ ही उनका परिवार भी किसान रहा है। इसलिए उनसे बात करने जा रहे हैं किसानों के धरना प्रदर्शन को लेकर, आंदोलन को लेकर कि क्या विशेषताएं हैं और क्या परेशानियां हैं। छठी बार बातचीत हो चुकी है सरकार से, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला है। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी आपका, आपने जीएनए न्यूज़ में आप पहुंचे। और राजेश जी, आज जो किसानों का जो आंदोलन है पूरे देश में बहुत बड़ी तूल पकड़ चुका है। हर राज्य में, हर जिले में, दिल्ली के आसपास के सभी बॉर्डरों पर सील किए गए हैं बॉर्डर। तो ये सारी जो परेशानी है वो एमएसपी को लेकर है। क्या क्या धारणा है किसानों की, क्या परेशानियां हैं? भाई ओमपाल जी, आपने हमारे से जैसे ये प्रश्न किया, वैसे तो आपका हक उनसे बनता था जो हजारों करोड़ रुपए हर महीने देश पर भारी हैं, जो देश की सेवा करने के लिए आज बैठे हुए हैं। तो उन्होंने ही इस रास्ते को निकालना था कि ये जो किसानों की समस्या क्या है। वैसे तो आज किसानों की इतनी बड़ी समस्या है, किसान पुराण भी तैयार हो सकता है। किसान पुराण आप समझ सकते हैं दोस्तों और मित्रों, मेरे भाइयों, पूरे देश में ये वीडियो जा रही है और सभी के सामने बहुत बड़ी बात आज राजेश पंडित जी ने की है किसान पुराण की। तो किसान पुराण भी लिखा जा सकता है किसान आंदोलन को देखते हुए, किसानों के लिए, ये बात कह रहे हैं राजेश पंडित जी। इसका थोड़ा सा विश्लेषण आप करके बताएंगे हमारे सभी दर्शकों को? मैं बताना चाहूँगा, चाहे कोई भी सरकार रही हो, क्योंकि हम तो एक किसान के बच्चे हैं, उसी से हम जुड़े हैं और समाज सेवी रहे हैं। तो जैसे आज के टाइम में दो बच्चों को समझाना या पालना बहुत कठिन है, और 135 करोड़ जनसंख्या को अगर एक प्रधानमंत्री कोई भी हो सकते हैं दोस्तों और मित्रों, मेरे भाइयों, पूरे देश में ये वीडियो जा रही है और सभी के सामने बहुत बड़ी बात आज राजेश पंडित जी ने की है किसान पुराण की। तो किसान पुराण भी लिखा जा सकता है किसान आंदोलन को देखते हुए, किसानों के लिए, ये बात कह रहे हैं राजेश पंडित जी। इसका थोड़ा सा विश्लेषण आप करके बताएंगे हमारे सभी दर्शकों को? मैं बताना चाहूँगा, चाहे कोई भी सरकार रही हो, क्योंकि हम तो एक किसान के बच्चे हैं, उसी से हम जुड़े हैं और समाज सेवी रहे हैं। तो जैसे आज के टाइम में दो बच्चों को समझाना या पालना बहुत कठिन है, और 135 करोड़ जनसंख्या को अगर एक प्रधानमंत्री कोई भी हो, अगर वो समझाए तो असंभव होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि जब हम अपने दो बच्चों को का पालन पोषण समझाने में असमर्थ रहते हैं तो 135 करोड़ को समझाना बहुत कठिन है। इसीलिए एक राजनीतिक दायरा बनाया जाता है जिसमें तरह तरह के पद दिए जाते हैं। लेकिन हमारा देश का दुर्भाग्य क्या है, जो लोग देश की सेवा के लिए आते हैं, ओमपाल जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, वो करोड़ों रुपए लगाते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, फिर करोड़ों रुपए देते हैं पार्टी फंड के लिए, फिर करोड़ों रुपए देते हैं टिकट के लिए, फिर करोड़ों रुपए लगाते हैं इलेक्शन के लिए। जब इतना पैसा लगा के कौन उल्लू का पट्ठा पागल है, मैं कहना नहीं चाहता कि वो देश की सेवा करेगा। अगर देश की सेवा करनी है तो वो ऐसे भी कर सकता है। उसके बाद भी वो बंदा बगैर मेहनत के, बगैर पब्लिक की समस्या सुने, बगैर भूमि के जुड़े हुए एमपी, एमएलए, काउंसलर, मंत्री बन जाता है, क्योंकि
उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का नाम, कांग्रेस का नाम, मोदी का नाम, मनमोहन सिंह का नाम, इंदिरा गांधी का नाम जोड़ दिया जाता है। तो उसको यही नहीं पता होता हमारे देश की समस्या है क्या और वो हल कैसे होंगी, क्योंकि वो तो आया है राज भोगने के लिए, उसको देश की समस्याएं से मतलब नहीं है। लेकिन जब वो आता है तो यही कहता है कि मैं इस जमीन, इस धरती माँ के लिए, अपने किसान भाइयों के लिए, जवानों के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश के बुजुर्गों के लिए, माता बहनाओं के लिए जीऊंगा। वो ठीक कहता है। उसके जीने के लिए उसने इतने करोड़ों रुपए जो लगाए, अगर वो इतने करोड़ रुपए जनसंख्या में गरीबों को बांटता, उनकी हेल्प करता, स्कूल बनवाता, कॉलेज बनवाता, तो अच्छा था। उसने देशभक्ति से कोई मतलब नहीं है, ये कड़वा सच है। उसने 100 करोड़ रुपए लगाए, 1000 करोड़ रुपए उसको पक्के हैं। दूसरा राजयोग है। तीसरा उसने अपनी जीवन ऐसे व्यतीत करना जैसे स्वर्ग में। तो उसको जरूरत क्या है किसानों की समस्याओं से, उनसे। आज जो राजनीति हो रखी है, अगर वहाँ से मीडिया निकाल दी जाए, जो नेता वहाँ पे हाईलाइट होने के लिए गए हैं, तो आप देखेंगे वहाँ केवल जो सच्चे किसान हैं या देशभक्त हैं वो आपको बैठे मिलेंगे, उसके अलावा आपको कोई नज़र नहीं आएगा। आपने कहा कि मीडिया को अगर वहाँ से हटा दिया जाता है तो वहाँ से जो नेता हैं, जो विपक्षी दल हैं या जो अपने आप को चमकाने के लिए बैठे हैं, वो वहाँ से निकल जाएंगे और केवल सच्चे ही किसान वहाँ रह जाएंगे जो असल में किसान हैं, जो परेशान। लेकिन जो परेशान किसान हैं अगर वो वहाँ बैठे हैं उनके साथ भी, तो भी तो उनके साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय जरूर है, लेकिन क्या होता है कि हमारे देश की सभ्यता और संस्कार इतने अच्छे हैं कि अगर हम ये बोलें ये महात्मा है, तो हर आदमी उसको महात्मा की नज़र से देखता है, चाहे वो कितना भी कपटी क्यों ना हो। अब जहाँ पे किसान का नाम आ गया, उस किसान की वेशभूषा में आज जल्लाद किसानों को बदनाम कर रहे हैं। वो भेड़िए की नस्ल में वहाँ बैठे हैं किसान बन के, और जो हमारा समाज है, देश है, कोई भी XYZ है, वो किसान को एक भावना तरीके से देखता है। इसमें एक ये कड़वा सच्चाई है। तो उसमें जो लोग उनको, किसानों को आज बदनाम कर रहे हैं, उसका क्या रास्ता निकले, ये भी एक समस्या है। नहीं, वो समस्या तो ठीक है। कई राज्यों के मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी देखो सपोर्ट में खड़े हुए हैं, विपक्षी दल भी सपोर्ट में खड़े हुए हैं। चलो बात मान लेते हैं आपकी। कहीं ना कहीं अगर विपक्षी दल उनका सपोर्ट नहीं करता है तो कहीं ना कहीं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, शायद ऐसा भी हो सकता है। मैं उनके बारे में भी आपको जवाब दे दूं। अगर वे विपक्षी दल या पक्ष वाले दल, कोई भी XYZ, कोई भी पार्टी, मैं XYZ की बात करता हूँ, आज मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी ने भी किसान के बारे में कुछ नहीं किया। एक उनको गुमराह करके, बात मान लेते हैं आपकी। कहीं ना कहीं अगर विपक्षी दल उनका सपोर्ट नहीं करता है तो कहीं ना कहीं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, शायद ऐसा भी हो सकता है। मैं उनके बारे में भी आपको जवाब दे दूं। अगर वे विपक्षी दल या पक्ष वाले दल, कोई भी XYZ, कोई भी पार्टी, मैं XYZ की बात करता हूँ, आज मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी ने भी किसान के बारे में कुछ नहीं किया। एक उनको गुमराह करके वोट लेने के चक्कर में ये है कि उनको एक भिखारी बना के रखा है, उनको रास्ता नहीं दिखाया। किसान भीख मांगना नहीं चाहता, वो मेहनती है। आप देखेंगे किसान के माँ बाप कभी भी अनाथालय में नहीं मिलेंगे, चाहे कितना भी बड़ा व्यापारी हो, उसके माँ बाप को आपने अनाथालय में मिलेंगे। जी बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैं बहुत सारे वृद्धाश्रम कवर कर चुका हूँ और मैंने देखा है कि जर्मनी, पेरिस और अन्य प्रांतों में जो है बड़े बड़े लोगों के बच्चे गए हुए हैं और वो लोग वृद्धाश्रम में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर MSP के बारे में भी मैं आपको ओमपाल जी बताऊँ। MSP से पहले जी मैं आपको कई बातें बता देता हूँ। पहले किसान था। आज लोगों ने किसान की परिभाषा को ही नहीं पता, किसान कहते किसे हैं। किसान का मतलब है जो आदमी अपनी मातृभूमि पर खेती करे। मैं अपने साथियों को बोल दूं कि एक बार इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि राजेश पंडित जी जो बात कहने जा रहे हैं बहुत गहराई की बातें हैं। तो प्लीज़ आप फेस टू फेस उनसे बात करें।
तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आज किसान की परिभाषा है जो किसान अपनी मातृभूमि पर खेती करता है, किसान है वो। अब मैं आपकी ज़मीन पर अगर खेती करता हूँ तो एक मैं मजदूर हूँ, किसान नहीं हूँ। और कोई भी सरकार रही हो, किसान ने हर मुसीबत में एक अपनी माँ का मातृभूमि का टुकड़ा बेचना पड़ा है। आज भी आप देखेंगे, अगर मैं दिल्ली की भी बात करूं तो जो आदमी 50 करोड़ की कोठी में रहता है उसको 200 यूनिट फ्री हैं, किसान को 1 यूनिट भी फ्री नहीं है। जो किसान अपनी जमीन पर एक कमरा नहीं बना सकता, 81 लग जाती है, वो जमीन नहीं बेच सकता, केस चलता है ग्राम सभा में, वेस्ट हो जाती है, वही जमीन अगर दूसरा कोई पैसे वाला या बिल्डर कोई भी खरीद लेता है तो उस पर वेयर हाउस, फार्म हाउस, बिल्डिंगें, कॉलोनियाँ काटी जाती हैं, वो सारे काम होते हैं अलीगढ़। ये सौतेला व्यवहार किसान के साथ क्यों? अगर किसान उस पर रोड़ी बजरपुर बेच ले या कोई अपनी सब्जी की दुकान बना ले या उस पर बैठ के कोई काम कर ले तो क्या बुराई है? अगर दूसरा कोई पैसे वाला या बिल्डर कोई भी खरीद लेता है तो उस पर वेयर हाउस, फार्म हाउस, बिल्डिंगें, कॉलोनियाँ काटी जाती हैं, वो सारे काम होते हैं अलीगढ़। ये सौतेला व्यवहार किसान के साथ क्यों? अगर किसान उस पर रोड़ी बजरपुर बेच ले या कोई अपनी सब्जी की दुकान बना ले या उस पर बैठ के कोई काम कर ले तो क्या बुराई है? आज जो किसान अपने बच्चों को हर मुसीबत से लड़के पढ़ा लिखा रहा है, या तो उसके पास ज़मीन है, नहीं तो आज ऐसे ऐसे एक्ट किसान के ऊपर लगा रखे हैं। 8 स्टैंडर्ड का एक्ट है जिसमें 8 एकड़ से कम अगर आपके पास ज़मीन है तो उस किसान को सारी ज़मीन बेचनी पड़ेगी। ये कहाँ का कानून है? किस व्यापारी के ऊपर लगा है? ओनली किसान के ऊपर। ये जो कानून है जो अभी आपने बताया 8 एकड़ वाला जो कानून है, ये कानून कब से बना हुआ है? ये आज से कम 25-30 साल पहले से, जिसमें सभी पार्टियां आके चली गई। कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि ये हमारे टाइम में नहीं था। कांग्रेस के राज में भी था, बीजेपी के राज में भी था, आज आप पार्टी इसके राज में भी है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि XYZ कोई भी रहा हो, किसान को कोई भी आदमी ऐसा नहीं आया कि वो उसकी प्रॉपर्टी जो माता जिसको हम बोलते थे किसान, वो बच सके मातृभूमि को। आज उसने कोई ना कोई टुकड़ा बेचते बेचते आज वो बेचारा बेदखल हो गया जमीन से। जो MSP की बात आ रही है, क्योंकि MSP तो अभी इन्होंने इसका विधेयक पास किया संसद में और उसके बाद से ये जो है बातें उठने लगी कि भाई MSP होने से किसानों को काफ़ी परेशानियां होंगी। तो ये क्या क्या है ये MSP? देखो, मैंने आपको बताया किसान एक इतना भोला आदमी है, उसको नहीं पता कुछ भी। आज से पहले भी इतने कानून बने पड़े हैं, किसान को नहीं था, अपने खेत से फुर्सत नहीं थी। आज कुछ किसानों के बच्चे जो पढ़ लिख गए हैं वो बातें को जानने लगे हैं, तो वो समझाते हैं अपने माता पिता को कि आज इस तरह के कानून बने, तो आज उनको थोड़ी समझ आने लगी है। लेकिन आज समझ आते आते भी उन किसानों के साथ राजनीति फिर शुरू होगी, वो फिर उसमें गिदलेपन में आ गए। देश के बहुत सारे राज्यों में इस समय धरना प्रदर्शन लागू है। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी हो, मतलब समथिंग जो राज्य हैं उनमें जो है धरना प्रदर्शन लागू है। तो कहीं ना कहीं क्या कुछ गड़बड़ है MSP में? हाँ, गड़बड़ है तभी ये धरना प्रदर्शन है जी। तो उसी पर हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आप किसान के बेटे हैं और किसान हैं और किसानों के लिए आज आप बोल रहे हैं, किसानों के लिए विश्लेषण कर रहे हैं हर सवाल का। तो आज इस बात को भी पूरा प्रकाशित करें। देखो, अगर किसान के हक में कुछ होता तो आज तक इतनी बड़ी समस्याएं ये खड़ी ना होती। दूसरी बात, मान लो सरकार ने कोई कानून बनाया, किसके लिए? किसानों के लिए। आज उस किसान उस कानून को मना कर रहे हैं। मान लो आप मेरे को कोई चीज बर्फी खिलाना चाहते हैं, मैं नहीं खाना चाहता, तो आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? मैं दोनों पार्टियों की कह रहा हूँ, पक्ष और विपक्ष। भाई आपने किसान के लिए अच्छा किया, मैं कहता हूँ अच्छा किया, और वो किसान उसको कहता है कि मेरे को नहीं चाहिए, तो आपको जबरदस्ती क्या है? ये अहम मुद्दा है, बड़ा सवाल है और बहुत बड़ी बात राजेश पंडित जी ने की है कि अगर
कोई इंसान नहीं खाना चाहता है कुछ तो उसे ज़बरदस्ती देना क्यों ये उचित है? तीसरा, आज तक किसान की कैलकुलेशन किसी ने नहीं की कि उसका कितना खर्चा आता है और उसको कितना प्रॉफिट होता है। कुछ गंदे नेताओं ने उन पर राजनीति की, जब किसान को नहीं बचता तो वो खेती क्यों करता है। तो मैं ये कहता हूं, अगर उनकी माता बेरोजगार हो या कमाती ना हो तो वो घर से उसको निकाल देगा। ये किसानों की मातृभूमि है, उसने उससे लगाव है, उसको कुछ बचे ना बचे वो उस अपनी मातृभूमि में खेती जरूर करेगा। पंडित जी, कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं किसान इस समय। कोरोना महामारी का दौर पूरे विश्व में गुजर रहा है और हमारे देश में आपको पता है कि 4 बार लॉकडाउन रहा है और आज भी फेस मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है, जैसा कि हम और आप बैठे हैं। उसके बावजूद भी लाखों की संख्या में किसान आज बॉर्डरों पर पड़े हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। आप गलत कह रहे हैं ओमपाल जी कि किसानों को रिस्क है। जिस हालत में आज आप उसको देख रहे हैं किसान को, वो रहता ही इसी हालत में है। जब जनवरी में, फरवरी में या दिसंबर में आपको हीटर के सामने ठंड लगती है, तब भी वो पानी के अंदर खेत में खड़ा होता है। तो आप कैसे ये कह रहे हो ये कोरोना या ये बीमारियां, ये उसके लिए बीमारी तो इससे बड़ी बड़ी हैं जिसको वो डेली चुनौती देता है। ये उसके लिए कोई चुनौती नहीं है। उसने तो बाहर तब भी रहता था, वो आज भी बाहर है। उसके लिए इतनी बड़ी समस्या नहीं है जो आप लोग, क्योंकि आप लोग तो एयर कंडीशन में रहते हो। मंत्री लोग सिक्योरिटी के साथ रहते हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं। उनको ये नहीं पता कि ये गेहूं पैदावार कहाँ से आई, सब्जी कैसे आई। तो उनके लिए कोई समस्या नहीं है बाहर रहना। उन्होंने तो बाहर कंपल्सरी रहते ही हैं। और सरकार क्या समाधान करेगी? वो तो भाई आज तक समाधान किसानों का ना कभी पहले हुआ था, ना मुझे उम्मीद आगे लग रही है कोई समाधान होगा। जब एक रेट तय कर दिया जाता है ओमपाल जी, मैंने आपको 2 साल से बताया, अनाज मंडी के अंदर रेट होता है 24 रुपये किलो, 2400 रुपये क्विंटल धान का। तो वहां पे 1800 रुपये क्विंटल किसान को धान बेचना होता है, क्योंकि उसके ऊपर कर्जा है। वो उसको धान को ना रोक सकता ना वापिस ले जा सकता। रेट गवर्नमेंट ने 24 का बना दिया, 18 में बेच के जाता है। दूसरा, किसान एक इस दुनिया में एक ऐसा व्यापारी है जब ना उसकी जमीन का रेट है, जब चाहे गवर्नमेंट उस जमीन को ले लेती है, जब चाहे कोई बिल्डर ले लेता है, जब चाहे कोई मजबूरी ले लेती है, ठीक है। और रेट भी दूसरे का होता है। उसमें आज तक अगर सच्चाई पूछे तो किसान को अपनी जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला कि वो ये कह दे कि मैं जमीन नहीं दे रहा या जमीन मैं इस रेट में बेचूंगा। ये बहुत बड़ा सवाल है और समझने के लिए ज़रूरत है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज ऑनलाइन जो लोग हैं हमारे साथ, वो सभी कहीं ना कहीं एजुकेटेड हैं, लोगों से जागरूक हो चुके हैं। इस इंटरनेट के द्वारा बहुत सारा दिमाग उनके पास आ चुका है और वो इस बारीकी को समझें और उन लोगों तक इस बात को पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, ताकि जन जन तक ये बातें पहुंचें, ताकि हर हमारे देश का किसान हो, गरीब हो, प्रवासी हो, सभी के पास ये बात पहुंचनी चाहिए। तो मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहूँगा जी किसान भाइयों को जी, कि अब अगर आपने अपनी मातृभूमि को, अपनी ज़मीन को बचाना है तो अपने बच्चों को एजुकेशन ज़रूर दें, चाहे किसी भी माध्यम से, कितनी भी कठिनाइयों का सामना करके क्यों ना दें। आपके बच्चे एजुकेशन लेंगे तो हम हर चीज़ से लड़ पाएंगे। हो, गरीब हो, प्रवासी हो, सभी के पास ये बात पहुंचनी चाहिए। तो मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहूँगा जी किसान भाइयों को जी, कि अब अगर आपने अपनी मातृभूमि को, अपनी ज़मीन को बचाना है तो अपने बच्चों को एजुकेशन ज़रूर दें, चाहे किसी भी माध्यम से, कितनी भी कठिनाइयों का सामना करके क्यों ना दें। आपके बच्चे एजुकेशन लेंगे तो हम हर चीज़ से लड़ पाएंगे, नहीं तो ये
चारों तरफ चील की तरह आपको नोचने के लिए तैयार बैठे हैं। कोई भी आपके फेवर में नहीं है, ना कोई व्यापारी है, ना कोई बिल्डर है, ना सरकार है। सरकार को अगर कोई फ्लैट कोठी बनानी है, एक फ्लैट 2.5 करोड़ का होता है और ज़मीन की कीमत 4 या 5 लाख रुपए। अभी आप देखेंगे तो ज़मीन की कीमत इन्होंने 10 करोड़ रुपए पर एकड़ तय कर दी। सभी किसानों ने तालियां बजाई, पोस्टर बैनर लगे, लेकिन आज मुआवजा वही 65 लाख रुपए पर एकड़ से मिलता है, जबकि उसमें अगर 500 फ्लैट बनाए जाएं तो कितने के होंगे। आज भी किसान को गुमराह कर बहका कर बर्बाद करने के अलावा कोई भी कुछ नहीं करता ओमपाल जी। तो ये मान लें कि ये जो लड़ाई है, जो जंग है किसानों की, ये बखूबी जब तक जारी रहेगी तब तक वो बैठ सकते हैं और फिर वो अपने घर वापस लौट जाएंगे और उनको शायद न्याय की उम्मीद क्या बता सकते हैं? क्या न्याय की उम्मीद तो मुझे नहीं लगती। फिर भी अगर किसान भाई एकजुट होकर और राजनीतिक लोगों को वहाँ से स्टेज से भगाकर, क्योंकि हमारे किसान इतने कमज़ोर भी नहीं हैं, आज उनके बच्चे पढ़े लिखे भी हैं, सभी के नहीं तो 50% हैं, तो वो अपने दम पर हर लड़ाई लड़ सकते हैं। तो वो किसी भी पार्टी का समर्थन ना लें। किसानों को किसी पार्टी का समर्थन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनमें अपनी स्टेमिना है। जिस दिन वो अपने पैरों पे चलेंगे ये समस्या 2 मिनट में हल हो जाएगी। कहा गया है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो दोस्तों, ये जो हमने बातें आपको बताई हैं, जो चर्चा खास आज हमने रखी किसान आंदोलन को लेकर, आपने देखा कि विश्लेषण के बाद भी नतीजा कुछ नहीं निकला, क्योंकि संसद में, विज्ञान भवन में और भी अन्य जगहों पर अभी तक नतीजा कुछ नहीं निकला। वीडियो जर्नलिस्ट ऋषिपाल चौधरी साहब के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज़।